अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राबील बेग है एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा आज का टॉपिक है मेल इनफर्टिलिटी। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने बात की थी ओलिगोस्पर्मिया, एस्थेनोस्पर्मिया, ट्रेटोस्पर्मिया एंड एजोस्पर्मिया पे। आज हम लोग बात करेंगे वेरिकोसिल। वेरिकोसिल क्या है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है और इसके सप्लीमेंटेशन पे आज का हम वीडियो जो है वो इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो गाइस, अब बात करते हैं वेरिकोसिल पे। वेरिकोसिल क्या होता है? वेरिकोसिल बेसिकली टेस्टिस के अंदर जो वेन्स होती हैं वो बहुत एबनॉर्मली जो हैं वो डायलेट कर जाती हैं या एबनॉर्मली जो है वो स्वेल कर जाती हैं, जिसकी वजह से टेस्टिस का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। और बहुत ज़्यादा कॉमन कॉज है कि ये राइट साइड की जो टेस्टिस है उसमें तकरीबन 87% पाया जाता है और लेफ़्ट साइड में ये तकरीबन 3% पाया जाता है और बाकी का 10% जो है ये दोनों टेस्टिस के अंदर पाया जाता है। अब वेरिकोसिल की वजह से जब टेम्परेचर हाई होता है तो स्पर्म की मोटेलिटी और स्पर्म की मॉर्फोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा बैडली जो है वो इफ़ेक्ट करती है। और इसके साथ साथ जो स्पर्म ट्रांसफ़र टू स्पर्म है, टू टेस्टिस, टू यूरिथ्रा, टू उजेकुलेशन, ये ब्लॉक हो जाता है और स्पर्म मूव ऑन नहीं हो पाता। अब जब स्पर्म मूव ऑन नहीं होता और ब्लॉक हो जाता है तो इसके जो ट्रीटमेंट है और इसकी जो डायग्नोसिस है, जब डॉक्टर इस चीज़ को देखता है तो वो फौरी तौर के ऊपर पेशेंट को जो है वो इन्वेस्टिगेट करता है, उसकी प्राइमरी जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है वो करवाता है और उसके बाद वो जो है वो उसको स्क्रॉटल अल्ट्रासाउंड का कहता है। अब स्क्रॉटल अल्ट्रासाउंड या उसको कलर डॉपलर का या उसको कलरफुल जो अल्ट्रासाउंड है उसका कहता है, क्योंकि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है लाइक वेरिकोसिल को देखने के अंदर। अब अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो इसकी ट्रीटमेंट या तो सर्जरी के थ्रू होती है या हम उसको सप्लीमेंटेशन करवाते हैं। पहले स्टार्ट जो है वो हम लोग उसको सप्लीमेंटेशन जो है वो यूज़ करवाते हैं तकरीबन 1.5 से 2 मंथ के लिए। अगर तो वो पेशेंट सप्लीमेंटेशन के दौरान जो है वो नेचुरली इजैकुलेट कर लेता है तो हम उसको आगे से मूव ऑन करवा देते हैं किसी भी प्रोसीजर पे या उसको मेडिसिन दे के हम लोग टाइमली इंटरकोर्स की साइड पे मूव ऑन करवाते हैं ताकि उसकी प्रेगनेंसी जो है वो अचीव हो सके। सो गाइस, अब बात करते हैं हाइड्रोसिल क्या है। हाइड्रोसिल बेसिकली स्क्रॉटम के गिर्द जो है वो स्वेलिंग हो जाती है और उसकी वजह ये होती है कि अराउंड द टेस्टिस एक फ्लूइड होता है जो कि किसी भी ट्रॉमा या चोट से बचाने के काम आता है। मतलब उसको एक पुशिंग इफेक्ट दे रहा होता है किसी भी ऐसे प्रॉब्लम से। और अगर उस पेशेंट के अंदर किसी इन्फेक्शन की वजह से वो फ्लूइड जो है वो इंक्रीज कर जाता है तो जो टेस्टिस है वो बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाती है, लाइक स्क्रॉटम जो है वो स्वेल हो जाता है और बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होती है। अब उसके लिए हम लोग जो है वो सर्जरी प्लान करते हैं, तो इसको कहा जाता है हाइड्रोसिल। इसके बाद क्वेश्चन है, क्या मेल की एज जो है वो इफ़ेक्ट करती है स्पर्म की क्वालिटी को? सो यस, मेल की जो एज है वो इफ़ेक्ट करती है स्पर्म की क्वालिटी को, क्योंकि मेल की एज जो है वो एक एडवांस एज जो है वो उसका क्राइटेरिया देखा जाता है कि अगर उसकी एज जो है वो 35 से 40 साल के दरमियान में है तो उसकी जो स्पर्म की क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी और उसकी मोटेलिटी जो है वो एज कम्पेयर टू 40 प्लस से जो है वो अच्छी होती है। क्योंकि 40 प्लस का जो 40 प्लस के बाद जो एज स्टार्ट होती है, जो उसकी स्पर्म मेटाजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है, उसमें बहुत ज़्यादा मोटेलिटी, मॉर्फोलॉजी एंड काउंट को जो है वो नीचे गिरता देखा गया है। अब उसकी वजह ये होती है कि 40 प्लस एज के बाद जो है वो अक्सर का जो है वो डायबिटिक पेशेंट हो जाता है, हाइपरटेंसिव पेशेंट हो जाता है और कुछ ऐसी मेडिसिन को जो है वो रूटीनली यूज़ कर रहा होता है कि जिसकी वजह से उसकी स्पर्म की क्वालिटी जो है वो ख़राब होती जाती है। अब काफ़ी ऐसी बुक्स हैं कि जिसके अंदर ये पब्लिश है कि अगर मेल की एज 40 साल से ज़्यादा है तो उसको 5 गुना ज़्यादा वक्त लगता है अपनी वाइफ को प्रेगनेंसी अचीव करवाने में। और अगर उसको हम लोग कंपेयर करें एक यंग बॉय से जिसकी एज 25 साल है, 24 साल है या 23 साल है, तो उसको जो है उसकी क्योंकि स्पर्म की जो मोटेलिटी और उसका जो काउंट है वो अच्छा होता है और उसकी मॉर्फोलॉजी अच्छी होती है एज कंपेयर टू 40 प्लस।
तो जो मेल खास तौर पे 40 प्लस एज में जा रहे हैं तो उनको चाहिए कि वो रेगुलर बेसिस के ऊपर जो है कुछ अमाइनो एसिड्स या कुछ ऐसे सप्लीमेंटेशन लें कि जिसकी वजह से उनका स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो किसी वजह से भी वो इफेक्ट ना हो। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि मेल की एज 40 प्लस होती है तो उसकी शादी 40 प्लस एज के अंदर जाकर की जाती है, तो उसको भी चाहिए कि कुछ रेगुलरली जो है वो ऐसे मल्टीविटामिन और ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स को जो है वो यूज करे और ऐसे अमाइनो एसिड्स को ले जो कि उसकी प्रोडक्शन, स्पर्म की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में उसकी मदद कर सके। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या डिफरेंस है एजोस्पर्मिया एंड क्रिप्टोस्पर्मिया में। एजोस्पर्मिया नील स्पर्म को कहा जाता है, एजोस्पर्मिया जीरो स्पर्म को कहा जाता है। एजोस्पर्मिया जिस पेशेंट के अंदर स्पर्म बिल्कुल ही ना हो, प्रोड्यूस ही ना हो रहे हो, उसको एजोस्पर्मिया कहा जाता है। और मैं अपने लास्ट वीडियो में इसको बहुत डिटेल से जो है वो डिस्कस की है, तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आप एजोस्पर्मिया की मेरी लास्ट वीडियो जो है वो एक दफा देख लें। क्रिप्टोस्पर्मिया क्या है? क्रिप्टोस्पर्मिया बेसिकली सीमन में बहुत ज्यादा जो है वो कम स्पर्म हो, मतलब ना होने के बराबर हो, तो उसको कहा जाता है क्रिप्टोस्पर्मिया। फॉर एग्जांपल लेस देन 100,000 स्पर्म अगर सीमन के अंदर आ रहे हैं तो वो क्रिप्टोस्पर्मिया का पेशेंट है। अब क्रिप्टोस्पर्मिया का जो ट्रीटमेंट है वो बेसिकली हम लोग कुछ अमाइनो एसिड से करते हैं और उसके बाद कुछ स्पेसिफिक उसको टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज करने के लिए जिसमें डिहाइड्रोएपिएंडोस्टेरोन जो है वो यूज करवाया जाता है, वो देते हैं, और ताकि उसका जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है उसको हम लोग टाइमली जो है वो इनहांस कर लें और उस पेशेंट को जो है वो एक हेल्दी प्रेगनेंसी की साइड पे मूव ऑन करवाते हैं। सो गाइस, आप अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।